अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल एस्ट्रोनॉमर्स ऐसा हैरत अंगेज़ इल्म हम तक पहुंचाने के काबिल हैं जिसका हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। मिसाल के तौर पे अगर हम चांद पर एक छोटी सी आग जलाते हैं, वैसे तो चांद पर आग जलाना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकली फ़र्ज़ कर लें कि हम चांद पे छोटी सी आग को जला देते हैं, बिल्कुल छोटी सी, तो हम उस आग को ज़मीन पर बैठे बैठे ढूंढ सकते हैं, जो उस आग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं उनकी मदद से। हम सिर्फ उस आग को ढूंढ ही नहीं सकते बल्कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो कितनी बड़ी है या उसका टेम्परेचर कितना है, वो सब मालूम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम स्पेस में मौजूद मुख्तलिफ़ गैलेक्सीज़ का मुशाहिदा करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्ज़ोप्लैनेट्स की हैबिटेबिलिटी को जांच पड़ताल करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं क्या उन मुख्तलिफ़ एक्ज़ोप्लैनेट्स पे ज़िंदगी पनप सकती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो एस्ट्रोनॉमर्स की आंखों से ओझल रहे, ख़ास तौर पे जब ये लोग ज़हीन और अक्ल रखते हों। क्या मतलब है इस बात का? जैसे 1978 में किसी को ये मालूम नहीं था कि प्लूटो, जो प्लैनेट उस वक्त माना जाता था, इसका एक चांद भी मौजूद है। जेम्स क्रिस्टी लॉवेल ऑब्जर्वेटरी में मामूल के मुताबिक प्लूटो की तस्वीरों की एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो उनको उस तस्वीर में एक ब्लरी और सर्टेन सा डॉट नज़र आया। उन्होंने ये तय किया कि जो नुक्ता ब्लरी और सर्टेन सा है, ये प्लूटो तो नहीं हो सकता, मगर प्लूटो के अलावा कोई मैसिव चीज़ ज़रूर मौजूद है। फिर वो अपना ख्याल और डेटा लेकर रॉबर्ट हैरिंगटन के पास जाते हैं और उनसे ये सारा माजरा बयान करते हैं। रॉबर्ट जेम्स से कहते हैं कि ये जो तुम्हें तस्वीर में ब्लरी सा नुक्ता नज़र आ रहा है, ये चांद है प्लूटो का, और ये कोई मामूली सा चांद नहीं है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा चांद है। सबसे बड़ा मतलब प्लूटो का चांद कैरन, ये प्लूटो का 50% हिस्सा बनता है साइज़ में। इस हिसाब से ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। वैसे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा चांद है वो है जुपिटर का गैनीमेड। पेर्सिवल लॉवेल, जो 1855 यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए, जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, ये प्लूटो की वजह से इतने मशहूर नहीं थे जितने ये अपने तसव्वुर एंशियंट मार्शियन सिविलाइजेशन की वजह से थे। इनका मानना था कि जो लकीरें हमें मार्स पर नज़र आती हैं, जो पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ने टेलीस्कोप से ली थी, वो लकीरें दरअसल में कनाल्स हैं जो पुरानी सिविलाइजेशंस जो मार्स पर रहा करती थीं उन्होंने बनाया है। उन्होंने ये कनाल्स इसलिए बनाए हैं ताकि पोलर रीजन से पानी लेकर उस खुश्क एरिया तक पानी को लाया जा सके इन कनाल्स के ज़रिए, ताकि वहाँ पे ज़िंदगी पनप सके। फिर ज़ाहिर है बाद में ये तसव्वुर गलत साबित हुआ, क्योंकि वो जो लाइंस असल में दिख रही थी इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहा गया, क्योंकि उस वक्त की जो तस्वीर थी इतनी क्लियर नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि ये जो तस्वीर में नज़र आ रहा है हमें, ये दरअसल मार्स का एटमॉस्फेयर और उसकी सतह है। लेकिन इस बार पेर्सिवल लॉवेल का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। जब पेर्सिवल लॉवेल ने नेपट्यून और यूरेनस के ऑर्बिट में इरेगुलरिटीज़ देखीं, ये अनएक्सपेक्टेड इरेगुलरिटीज़ इस बात का सबूत थीं। उनका ये कहना था कि वहाँ पे कोई मैसिव ऑब्जेक्ट नेपट्यून के परे मौजूद ज़रूर है। तो बस क्या था, पेर्सिवल लॉवेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी उस गुमनाम मैसिव ऑब्जेक्ट को ढूंढने में लगा दी। मगर दोस्तों 1916 में पेर्सिवल लॉवेल अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और उनकी अचानक मौत वाक़ई हो जाती है। साल 1929 में एक मरतबा फिर इस मिशन को दोबारा से रिज्यूम किया जाता है और इस बार एक यंग एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बाउ इस मिशन में हिस्सा लेते हैं और 1930 में वो आखिरकार इस गुमनाम प्लैनेट को ढूंढ निकालते हैं और इस प्लैनेट का नाम उनकी पोती, जो कि 11 साल की थी, प्लूटो रखती है। एक इंटरव्यू में इस 11 साला बच्ची से पूछा गया कि आपने इसका नाम प्लूटो क्यों रखा, तो उस बच्ची का कहना था कि प्लूटो इज़ द नेम ऑफ द रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। दोस्तों ये अमेरिका का दरियाफ़्त करदा पहला प्लैनेट था जिसे द फर्स्ट अमेरिकन डिस्कवर्ड प्लैनेट के नाम से याद किया जाता है। लेकिन किसको पता था कि आने वाले वक्तों में 2006 में इस प्लैनेट को एक डॉर्फ प्लैनेट कह के धुतकार दिया जाएगा। दोस्तों 2015 में नासा एक प्लूटो के लिए फ्लाई बाय मिशन करता है और हमें इस तरीके से पता चलता है कि जो प्लूटो है ये चट्टानों का बना है और बर्फ़ का बना है।
जिसका साइज़ हमारे अर्थ के चांद से भी छोटा है और इसका एटमॉस्फेयर बड़ा ही थिन है, जो कि मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से बना है। ये प्लूटो तकरीबन 5.9 बिलियन किलोमीटर्स दूर है हमारे सूरज से, और इसका चक्कर ये सूरज के गिर्द इस तरीके से काटता है जैसे कि कोई अंडे का शेप, यानी कि ओवल शेप में ये सूरज का चक्कर काटता है। इस वजह से प्लूटो नेपट्यून से ज़्यादा सूरज के करीब होता है कभी कभार, और कभी कभार ये बर्फ़ का गोला बन जाता है जब ये दूर होता है, और जब ये सूरज के करीब होता है तो ये पिघलने लगता है। लेकिन वो क्या वजह थी कि प्लूटो को एज अ प्लैनेट कंसिडर नहीं किया गया, बल्कि इसे एज अ डॉर्फ प्लैनेट रीक्लासिफाइड किया गया, क्योंकि पहले तो इसे प्लैनेट के ही नाम से जाना जाता था। दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट के प्लैनेट होने के लिए उसके लिए 3 चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखना लाजमी है। पहली चीज़ ये है कि उस चीज़ को सूरज का चक्कर काटना ज़रूरी है, और हमें पता है कि हमारा जो प्लूटो है वो हमारे ही सूरज का चक्कर काटता है, वो कहीं दूसरे सोलर सिस्टम में जाके चक्कर नहीं चलाता। प्लूटो एक शरीफ बच्चा है और इसे एक चक्कर कंप्लीट करने में तकरीबन 248 ईयर्स लगते हैं। हमारा जो अर्थ है उसे सूरज का चक्कर काटने में 1 साल लगता है, और प्लूटो जैसा मैंने बताया कि वो काफ़ी दूर है। ये 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनता है, ये सूरज से लेके हमारे ज़मीन तक के फासले को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और ये फासला बनता है तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो 150 को अगर हम 39 से मल्टीप्लाई करें, अगरचे मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि 5.9 किलोमीटर्स इसकी दूरी है सूरज से प्लूटो की। दोस्तों, दूसरी शर्त यहाँ पे ये आती है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो प्लैनेट बनना चाहता है, उसको गोल होना चाहिए, तो प्लूटो गोल है। तीसरी शर्त यहाँ पे आती है कि प्लैनेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भी प्लैनेट है, अगर वो सूरज के गिर्द घूम रहा है, उसके ऑर्बिटल जोन में कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसे अपने ऑर्बिटल जोन में डोमिनेट करना है, उसे डोमिनेंट रहना है। और प्लूटो ऐसा नहीं करता, क्योंकि प्लूटो के ऑर्बिटल जोन में कई सारे डेब्री और कई तरीके के कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स वगैरह पाए जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के आइसी ऑब्जेक्ट्स भी पाए जाते हैं। प्लूटो के ऑर्बिटल जोन में ये सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं क्योंकि प्लूटो इस एक ऐसे रीजन में है जिसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, और वहाँ पे कई तरह के कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स वगैरह मौजूद हैं। अगर हम क्यूपर बेल्ट से थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें ओट क्लाउड नाम का एक रीजन मिलता है जो बड़े तवील किलोमीटर पे बना हुआ है। ये जो ओट क्लाउड है ये असल में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पे हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पड़ती नहीं है, वहाँ पे सारी चीज़ें डार्क हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो कॉमेट्स होते हैं, लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स, यानी कि जो 200 साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो सारे कॉमेट्स इसी ओट क्लाउड के रीजन से आते हैं। तो लिहाजा 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को कहा कि भाई अब तुम एक प्लैनेट नहीं बल्कि एक डॉर्फ प्लैनेट हो, क्योंकि तुम हमारे इस्टेब्लिश करदा क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते। और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो इन शराइत पर पूरा उतरते हैं उन्हें हम कन्वेंशनल प्लैनेट कहते हैं, जैसे मार्स, जुपिटर, अपना अर्थ और मरकरी वगैरह। तो दोस्तों, 1978 के बाद जब जेम्स क्रिस्टी ने प्लूटो का मून तस्वीर में देखा तो एस्ट्रोनॉमर्स ने क्यूपर बेल्ट वगैरह जैसे एरियाज़ में तवज्जो से रिसर्च जारी रखी। कभी साइंसदानों का ये मानना था कि हो सकता है कि ओट क्लाउड में जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स है जिसका हमें लॉवेल बताते हैं, हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट एक सूरज हो, क्योंकि हम अगर अपनी कायनात में देखें तो बहुत सारे 50% से ज़्यादा जो हमारे सोलर सिस्टम है वो बाइनरी स्टार सिस्टम कहलाते हैं, यानी कि उन सोलर सिस्टम में एक से ज़्यादा सूरज हैं। जैसे हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम जिसे अल्फ़ा सेंटाउरी के नाम से जाना जाता है, इस सोलर सिस्टम में 3 सूरज मौजूद हैं, अल्फ़ा सेंटाउरी ए, अल्फ़ा सेंटाउरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। और ये सोलर सिस्टम तकरीबन 4.37 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि अगर हम रोशनी की रफ़्तार से 1 साल तक चलते रहें तो हम 1 लाइट ईयर मुकम्मल करेंगे। तो दूसरे सोलर सिस्टम तक पहुंचने के लिए हमें रोशनी की रफ़्तार से 4.37 ईयर्स तक मुसलसल सफ़र करना पड़ेगा, तब जाके हम उस सोलर सिस्टम में पहुंचेंगे। तो साइंसदान ने कहा कि हो सकता है कि उस ओट क्लाउड में कोई एक सूरज मौजूद हो जिसकी लाइट जो है बिल्कुल फेंट पड़ गई हो, जिसकी लाइट बिल्कुल हल्की हो,
यानी कि जैसे रेड डॉर्फ की लाइट अमूमन हल्की होती है, तो इस वजह से हम उसे अपने मौजूदा टेलीस्कोप से देख नहीं पा रहे। तो एक तरीके का ये ख़याल था उस वक्त के ज़माने में। तो दोस्तों, जब जेम्स कैस्टी ने प्लूटो का मून ढूंढा तो उसके बाद इस मखसूस रीजन में क्यूपर बेल्ट और ओट क्लाउड में तहकीक शुरू हुई तवज्जो के साथ, जिसके नतीजे में हमने बहुत सारे प्लूटो के परे और नेपट्टून के परे ऑब्जेक्ट्स तलाश किए। और बिल ब्राइसन अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे ही अपने सोलर सिस्टम में कितने और कैसी कैसी चीज़ें और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, और कौन कौन से प्लूटो ही की तरह कोई हो सकता है कि और भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट मौजूद हो, हमें नहीं जानते उस बारे में। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ओट क्लाउड जो है वहाँ पे सूरज की रोशनी जाती नहीं है, बहुत कम, इस वजह से देखने में जो है वो परेशानी का सामना पेश होता है। हम अक्सर स्कूल में या कहीं पोस्टर पे लगा हुआ देखते हैं कि एक सूरज बना हुआ है और फिर मरकरी है, फिर वेनस, फिर अर्थ, और उसके दरमियान थोड़ा थोड़ा सा फासला देखते हैं। बिल ब्राइसन अपनी किताब में लिखते हैं कि हम एक इतने A4 वाले पेपर में, जिसका साइज़ इतना छोटा सा होता है, इसमें अगर हम अपने सोलर सिस्टम का स्केल छोटा करें और इसको बनाने की कोशिश करें स्केल छोटा करके, तो हम इसको बना ही नहीं सकते। हमें कम से कम बहुत सारे पेपर्स को एक साथ जोड़ना होगा, तब जाके हम सोलर सिस्टम को छोटे स्केल पे दिखा सकेंगे और उसके फासलों को समझ सकेंगे कि इन प्लैनेट्स के दरमियान असल में फ़ासला है कितना। मिसाल के तौर पे हम एक पेपर लेते हैं जो 1 किलोमीटर बड़ा है, तो अब हम इस पेपर पे अपने सूरज और बाकी प्लैनेट्स को बनाएंगे। तो जब हम उस सूरज के असली साइज़ को, उसका स्केल छोटा करके इस 1 किलोमीटर वाले पेपर पे बनाना स्टार्ट करेंगे, तो सूरज का साइज़ होगा 46.2 सेंटीमीटर। ये आप स्क्रीन पे सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं। उसके बाद जब मरकरी की बारी आएगी तो उसका साइज़ होगा 0.16 सेंटीमीटर। इतना छोटा, अगरचे हमने 1 किलोमीटर तवील पेपर लिया है। तो जब अर्थ की बारी आएगी तो अर्थ भी हम बनाएंगे 0.42 सेंटीमीटर का, क्योंकि जब हमने असली सोलर सिस्टम का स्केल छोटा किया है वो इतना ही साइज़ बनता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है इस प्लैनेट्स के दरमियान जो फासला है वो कितना बड़ा है, ताकि हमारे जहन में एक उसका नक्शा आ जाए। तो अगर हम सूरज से लेकर मरकरी तक का फासला नापें इस 1 किलोमीटर वाले पेपर पर, तो हम सूरज के बाद मरकरी को बनाएंगे 13 मीटर के फासले पर। और अगर हम अपने अर्थ को बनाना चाहें तो हमारे अर्थ का फासला होगा 33 मीटर। और इसी तरह हम सबसे जो आखिरी प्लेनेट है हमारा नेपट्टून, उसको अगर हम बनाना चाहें तो हम उसको बनाएंगे 1000 मीटर पर। यानी कि जो पेपर का सबसे आखिरी कोना है वहाँ पे जाके नेपट्टून बनेगा, और इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स। तो अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इन प्लैनेट्स के दरमियान कितना तवील फासला है, जो हमारी सोच में आने से कासिर है। तो ये थी असली शक्ल सोलर सिस्टम की, जो मैंने आपके सामने एक छोटे से स्केल पे रखी। अब आपको समझ आया होगा कि उस वक्त प्लूटो की तस्वीर हमारे पास चूँकि एस्ट्रोनॉमर्स के पास मौजूद थी, लेकिन फिर भी उनकी आँखों से ये जो प्लूटो का चाँद है वो ओझल कैसे हो गया। इसी फासले के हवाले से बिल ब्राइसन अपनी किताब में लिखते हैं कि जो 2 स्पेसक्राफ्ट 1977 में हमने लॉन्च किए थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, ये जो है तकरीबन 9 साल के बाद यूरेनस के करीब करीब पहुँचे और 12 साल के बाद प्लूटो के। ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए थे ताकि हम कोई अगर सिविलाइजेशन खला में मौजूद है हमारी ही तरह, या कोई भी किस्म की एडवांस सिविलाइजेशन है, तो वो हम तक पहुँच सके, हमसे रब्ता कर सके। इसलिए आप देखेंगे कि इस स्पेसक्राफ्ट में एक गोल्डन डिस्क है जिसके अंदर अर्थ की तस्वीर है, इंसानों की तस्वीर है और आवाज़ है, और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है कि अगर कोई सिविलाइजेशन इस डिस्क तक रसाई हासिल करती है तो वो किस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकेगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई सिविलाइजेशन कायनात में मौजूद है, क्या इसकी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो क्या हैं, तो आप मेरी क्या इंसान अकेला है वाली वीडियो देखिए। और मैंने एक ब्लैक होल पे भी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया है कि ब्लैक होल और टाइम ट्रैवल का आपस में क्या कनेक्शन है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।